हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम अग्रवाल पब्लिकेशन के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा अधिगम के सिद्धांत पेपर को आप लोगों के साथ पूरा शेयर कर रहे थे, ताकि आपको ये श्योर सीरीज जो है बाय करने की जरूरत ना पड़े, आपको पूरी श्योर सीरीज जो है फ्री में ही आपकी तैयारी हो जाए उसकी। तो इसको ही हम जो है आगे बढ़ाते हुए अभी हम चैप्टर 1 को क्लियर कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 के हमने लघु को क्लियर कर दिया है, अति लघु उत्तरी के हमने 5 प्रश्नों को करा है और बाकी के अति लघु उत्तरी के 5 प्रश्नों को आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो बस ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि हमने 5 प्रश्न जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, तो छठा प्रश्न जो है वहाँ से शुरू करते हैं। और प्रश्न हमारा है, शिक्षण का व्यापक एवं संकुचित अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न को मैंने ऑलरेडी लघु उत्तरी में इसको जो है अच्छे से समझाया हुआ है कि व्यापक अर्थ में शिक्षण को क्या जो है किस रूप से आप समझ सकते हैं, और संकुचित यानी छोटे रूप में आप किस तरह से समझ सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने उस वीडियो में समझाया है लॉन्ग वाली, अगर आप शिक्षण का जो लघु उत्तरी प्रश्न है उसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। फिर भी थोड़ा बहुत हम यहाँ पे आपको स्पष्ट कर देते हैं, ताकि आपको जो है थोड़ा बहुत आपको यहीं पे सब कुछ क्लियर हो जाए। तो शिक्षण को हम लोग जैसे नॉर्मल क्या समझते हैं कि शिक्षण को हम लोग एक अध्ययन के क्षेत्र में लगाते हैं, कि अध्ययन के क्षेत्र में एक विद्यालय होगा, कक्षाएं होंगी जिसके अंतर्गत अगर बच्चे और शिक्षक है, तो शिक्षक जो पढ़ाता है बच्चों को, जो सिखाता है, उसी प्रक्रिया को हम जो है शिक्षण कहते हैं। यानी बच्चों को जो ज्ञान प्रदान करना है, चीज़ों के बारे में उन्हें अच्छे से समझाना है, उनका बोध कराना है, ये सारी चीज़ें शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। हम सिंपल भाषा में समझे तो संकुचित शिक्षण का जो है अर्थ हम इस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम व्यापक रूप से देखें तो क्या आप खुद जानते हैं कि क्या आप घर बैठे भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ। क्या आप ऐसा नहीं कि विद्यालय छोड़ने के बाद क्या आप कुछ सीख सकते हैं? तो जी बिल्कुल। हम कहते हैं कि मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जो कि जीवन पर्यंत जो है कुछ न कुछ सीखता ही रहता है किसी न किसी माध्यम से। जैसे हम कुछ मूवीज वगैरह देखते हैं तो हम उन मूवी से भी कुछ चीज़ें सीखते हैं। इसके अलावा हमारे लाइफ में कुछ घटनाएं घटित हो गई तो हम उन घटनाओं से सीखते हैं कि हमें अब इस तरह की घटनाएं होंगी तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ वस्तुएं हो गई, कुछ व्यक्ति हो गए, कोई भी साधन हो गया, कोई भी किसी भी तरह का वातावरण आता है तो उस वातावरण के हिसाब से भी हम कुछ न कुछ जो है जीवन पर्यंत सीखते हैं। तो वही चीज़ बताया गया है कि व्यापक अर्थ में अगर हम देखें तो जो शिक्षण है वो क्या है, मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब हमेशा चलती रहती है। तो पहले जो लिखा हुआ है मैं उसको स्पष्ट रूप से आपको बता देती हूँ कि क्या लिखा है। व्यापक अर्थ में शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, वस्तुएं, वातावरण, साधन, माध्यम वह घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती हैं। परिवार, विद्यालय, समाज, वातावरण, उद्योग, सिनेमा, राजनीति, कला, साहित्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को कुछ न कुछ शिक्षण प्रदान करते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। यानी आप सही से देखें तो विद्यालय में या परिवार में कुछ भी चीज़ें घटती हैं, भले वो डायरेक्टली हमको ये आके नहीं कहते हैं कि हमको बड़ों का आदर करना चाहिए या फिर चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे तो डायरेक्टली भी कोई व्यक्ति हमें समझाता है तो उससे हम सीखते ही हैं, किसी व्यक्ति के माध्यम से ये सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। लेकिन अगर हमारे परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे हम जहाँ पे देख रहे हैं कि लोग बड़ों का जो है आदर कर रहे हैं या छोटों को प्यार करते हैं, उन्हें किस तरह से उनके साथ ट्रीट करते हैं, तो इनडायरेक्टली भी हम जो है देख के भी एनालिसिस करते हैं, उस चीज़ को सीखते हैं कि हाँ हमें भी इस तरह से बिहेव करना चाहिए। या कुछ घटनाएं ऐसी हो रही है जिसे देख के हम समझ सकते हैं कि नहीं, हमें इस तरह से बिहेव नहीं करना। जैसे मारपीट अगर हो रही है तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ हमें इस तरह से जो है नहीं रहना है या नहीं करना है। तो ओवरऑल सीखने का कोई भी जरिया हो सकता है, जो नहीं कि वो विद्यालय हो, कक्षा में अगर पढ़ाया जा रहा है तभी हम कुछ सीखेंगे, नहीं। आप कोई व्यक्ति आपको लाइफ में कभी मिल रहा है आप उससे सीख लीजिए, कोई घटना आपके साथ घटित हो रही है आप मूवी देख के सीख सकते हैं, कला, साहित्य, कुछ भी हो, कोई भी वातावरण हो। तो हर चीज़ हमें मतलब देखा जाए तो कुछ न कुछ हमें डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में हमें सिखाती ही है। तो शिक्षण का व्यापक अर्थ में हम यही कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो है शिक्षण वो हमेशा चलती रहती है। हम अनेक चीज़ों से है कुछ न कुछ जो है जीवन पर्यंत सीखते ही रहते हैं।
और इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति जीवन भर सीखता है। मतलब स्कूल जाए न जाए तब भी व्यक्ति जो है कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो व्यापक अर्थ में हम शिक्षण को इस तरह बता सकते हैं। शिक्षण का संकुचित अर्थ देखें तो संकुचित अर्थ में बालकों को ज्ञान, सूचना, जानकारी व परामर्श देना ही शिक्षण है। यह शिक्षण पूर्व नियोजित व नियंत्रित होता है तथा बालक को कुछ निश्चित वर्षों तक ही दिया जाता है। इसमें केवल औपचारिक साधनों का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ विद्यालय व कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को प्रदान किए जाने वाला शिक्षण। यानी अगर संकुचित अर्थ में देखें तो ये कहीं ना कहीं विद्यालय व कक्षा कक्ष के इर्द गिर्द घूमता है और ये एक निश्चित अवधि तक जो है आप इसमें जो है शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। इस जो है शिक्षण प्रक्रिया को लागू कर सकते हैं एक निश्चित अवधि तक। और वो निश्चित अवधि क्या है? जब तक हम विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ठीक है, विद्यालय के बाहर निकलते हैं तो हमारा जो शिक्षण का ये संकुचित अर्थ है वो व्यापक जो है रूप में बदल जाता है। लेकिन अगर हम संकुचित अर्थ में शिक्षण को देखें तो संकुचित का मतलब छोटा रूप। तो शिक्षण को नॉर्मली हम लोग शिक्षा से लेते हैं और विद्यालय से लेते हैं, तो उसीलिए कहा गया है कि ये जो है एक निश्चित अवधि तक ही जो है इस जो शिक्षण है वो दिया जाता है संकुचित अर्थ के हिसाब से देखें तो। और जो शिक्षण है वो पहले से नियोजित होता है, नियंत्रित होता है। यानी अध्यापक पहले से जो है सोच समझ के आता है, तैयार करके आता है कि बच्चों को आज ये टॉपिक सिखाना है, इस तरह से सिखाना है, और नियंत्रित होता है कि इस तरह से मैनेज करके क्लास को चलना है। और इसमें अगर देखा जाए तो एक कक्षा में, विद्यालय में अगर देखें, कक्षा में अगर अध्यापक आता है बच्चों को कुछ सिखाने तो वो उसका मोटो क्या रहता है शिक्षण का, उसका क्या उद्देश्य रहता है कि बच्चों को कुछ ज्ञान देगा, सिखाएगा, उन्हें ज़रूरी जानकारी प्रदान करेगा, उन्हें उचित परामर्श प्रदान करेगा। तो इसीलिए संकुचित अर्थ में हम शिक्षण को कहते हैं कि बालकों को ज्ञान, सूचना, जानकारी और परामर्श देना क्या है? शिक्षण है। तो ये हमने देख लिया संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ में। दूसरा हमारा है ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो ये भी ऑलरेडी लघु में मैंने बताया है, जिसमें कि हमने बताया कि इसके जो ब्लूम के अनुसार जो शिक्षण के उद्देश्य हैं तो उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। और वो 3 भाग क्या क्या है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। जब आप लघुत्री देखेंगे तो हमने ज्ञानात्मक को और भावात्मक को और क्रियात्मक के भी जो भाग है उसको भी वहाँ पर लिखा गया है, तो आप चाहे तो उसको भी देख लीजिएगा। 8वां है कुशल शिक्षण के लिए शिक्षक के महत्वपूर्ण 4 गुण बताइए। तो शिक्षक की भूमिका पहले इसमें हम देखेंगे। तो देखिए, कुशल शिक्षण के लिए बताया गया है शिक्षक में क्या क्या महत्वपूर्ण 4 गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे गुण बताए गए हैं, जिसमें से आपको कोई भी 4 आप लिख सकते हैं। तो पहले आप लिखिएगा कि व्यवहारिक दुनिया में विद्यालय के दिनों में और विद्यालय के बाद भी शिक्षक अपने छात्रों के जीवन में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। शिक्षक की भूमिका कक्षा में निर्देश देते हुए शिक्षा प्रदान करना है, जो भविष्य निर्माण में छात्रों की मदद करता है। कुशल शिक्षण के लिए शिक्षक के महत्वपूर्ण 4 गुण इस प्रकार है। मतलब ये थोड़ा सा प्रस्तावना के रूप में बता दिया गया है कि जो अध्यापक की भूमिका है वो छात्र के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। और शिक्षक का काम है कि जो है शिक्षण प्रदान करे, वो भी उचित निर्देश देते हुए, और बच्चों को उनके भविष्य निर्माण में मदद करे। मतलब उनको इस तरह से शिक्षा दे कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ के कुछ काम करे, कुछ तरक्की करे, मतलब तरक्की करे, कुछ अपना जीविकोपार्जन अच्छे से कर पाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक अध्यापक का कार्य ये सब होता है। और एक कुशल शिक्षण के लिए, मतलब अच्छे से पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए जो शिक्षक के गुण होने चाहिए, उन गुणों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है ज्ञान को साझा करना। तो हम 4 ही यहाँ पे पूछा, तो हम 4 ही देखेंगे। तो ज्ञान को साझा करना, ज्ञान बांटना, शिक्षा देना और जीवन के बारे में ज्ञान प्रदान करना एक शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो सिंपल सी बात है, पहला यही है कि अध्यापक का क्या कार्य होता है। अगर हम कुशल शिक्षण की बात करें तो अध्यापक के महत्वपूर्ण 4 गुण में यही गुण आएगा कि जो शिक्षक का मेन काम है ज्ञान को साझा करना, ज्ञान को जो है बांटना, बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों को समझाना, उनको ज्ञान प्रदान करना। तो एक पहली जिम्मेदारी यही है। तो पहला गुण तो यही होना चाहिए कि जो शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी यही होगी कि वो बच्चों के साथ जो है ज्ञान को साझा करे, उन्हें चीज़ों के बारे में सिखाए, जीवन के बारे में उन्हें ज्ञान दे। तो ये हमारा पहला गुण हो गया। दूसरा है सीखने को एक मनोरंजक गतिविधि बनाना। तो प्रत्येक छात्र भिन्न प्रवृत्ति का होता है, इसलिए उसकी पसंद भी भिन्न होती है। कुछ छात्र अध्ययन करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ छात्र अध्ययन करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए यह एक शिक्षक की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह छात्रों को इस तरह पढ़ाए कि वे सीखने का आनंद लें और सीखने पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है शुरुआती फेज में, अगर आप देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो शुरुआती फेज के साथ साथ आगे की फेज में भी, अगर आप देखें पढ़ाई के आगे की जो फेजेज होती हैं उसमें आप ये देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमें बिल्कुल भी पढ़ना पसंद नहीं है।
तो आप वहाँ पे देखिए तो वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कार्य, बहुत एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अध्यापक के ऊपर आती है कि वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाए कि हर बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट ले और पढ़े, सीखे, जाने। ठीक है, तो ये अध्यापक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वो उसके लिए क्या करता है कि कुछ मनोरंजक गतिविधियाँ जो है उपयोग करता है जिससे कि हर बच्चा इंटरेस्ट ले, क्योंकि भले पढ़ाई में अगर व्याख्या के माध्यम से केवल अध्यापक पढ़ाया जा रहा है तो कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता। लेकिन अगर वो कुछ ऐसे मनोरंजक जो है गतिविधि, एक्टिविटी कराए तो ये सारी चीज़ें ये सभी को पसंद होता है। कुछ एक्टिविटी हो जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए तो उससे क्या होता है, अगर आप उस विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाते हैं तो हर बच्चा सीखने जो है अच्छे से सीखता है, उस पर सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है, आनंद लेता है और आनंद के साथ सीखता है। तो सीखने को एक मनोरंजक गतिविधि बनाना भी कह सकते हैं कि एक अच्छे शिक्षक के महत्वपूर्ण गुण में शामिल होता है। अगर उसे कुशल शिक्षण करना है, बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाना सिखाना है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण गुण होता है। तीसरा है वास्तविक जीवन के उदाहरण से संबंध बनाना। तो छात्र वास्तविक जीवन के उदाहरणों को आसानी से व जल्दी से समझ जाते हैं। एक अच्छे शिक्षक को पढ़ाते समय विभिन्न विषयों को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ना चाहिए और विषयों को उनके लिए समझने योग्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर जैसे अध्यापक होता है, अगर उसे किसी टॉपिक के बारे में बच्चों को ज्ञान देना है, समझाना है, तो जब वो उस टॉपिक के बारे में पढ़ाता है तो जो टॉपिक होता है, अगर अध्यापक उस टॉपिक को समझाने के लिए कुछ ऐसे उदाहरण उपयोग करता है जो कि बच्चे के जनरल लाइफ से कनेक्ट करे, बच्चे के आसपास की चीज़ घटनाओं से जो है जुड़ा हुआ हो, तो उससे क्या होता है कि बच्चा उन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझ जाता है। अगर ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसका कि जो है बच्चे के लाइफ से कोई लेना देना ना हो, बच्चा उस टॉपिक के बारे में जानता ना हो, जो आप उदाहरण दे रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चे के पास कोई नॉलेज ना हो, तो बच्चा समझेगा ही नहीं। तो हमेशा अगर आप कुशल शिक्षण करना चाहते हैं तो एक अध्यापक को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो टॉपिक वो पढ़ा रहा है उस टॉपिक से संबंधित, यानी जो विषय हो उसका, उस विषय से संबंधित अगर उसे कुछ उदाहरण उपयोग करना है तो वो उदाहरण कैसे होना चाहिए, वास्तविक जीवन के उदाहरण होने चाहिए, ताकि बच्चा उससे कोरिलेट करे और अच्छे से सीखे। तो ये 3 हमारे हो गए। चलिए अगले पेज पे चलते हैं और जो अगला हमारा जो गुण है वो भी देख लेते हैं। तो अगला हमारा है छात्रों का उत्साहवर्धन। तो यदि एक शिक्षक सराहना करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है तो यह छात्रों के लिए अधिक प्रभावी होगा। प्रोत्साहन के साथ एक शिक्षक छात्रों को किसी भी बाधा को पार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यानी एक अगर आपको कुशल शिक्षण करना है, एक अध्यापक को कुशल शिक्षण करना है, तो सब एक महत्वपूर्ण गुण शिक्षक में ये भी होना चाहिए कि वो छात्रों का उत्साहवर्धन करे। जैसे अब बहुत बच्चे होते हैं कि अगर उन्हें कुछ समझाया जा रहा है तो वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो अध्यापक इरिटेट हो जाता है कि ठीक है छोड़ो, जान दो, तुमको नहीं समझ में आया, हम आगे चलते हैं, अपना बाद में समझ लेना। तो ये जो तरीका होता है, तो आप उसे बच्चे को हतोत्साहित कर रहे हो, यानी बच्चों को निराश कर रहे हो, तो बच्चे को भी जो शिक्षा है उससे ना वो दूरी बनाते चला जाता है। लेकिन अगर वही शिक्षक अगर कुछ सिखाते टाइम अगर बच्चे को नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी उत्साहवर्धन उसका करे कि कोई बात नहीं बेटा, हम आपको अच्छे से समझा देंगे, हम और दूसरा उदाहरण लेके समझाएंगे, लेकिन पूरी तरह से उसे समझाता है। तो बच्चे का जो एक मनोबल है वो भी बढ़ता है कि मुझे नहीं समझ में आएगा तो शिक्षक हमें समझा देंगे और हम समझ लेंगे। ठीक है, तो उत्साहवर्धन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्रोत्साहन के साथ अगर किसी बच्चे को अगर आप ट्रीट करते हैं, उन्हें उसे हमेशा हर चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो बच्चे में भी एक पॉजिटिविटी आती है और बच्चा फिर पढ़ाई में भी उसका मन लगता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप पॉजिटिव चेंजेज आप एक छात्र में देखते हैं। तो ये भी एक शिक्षक के अच्छे शिक्षण का गुण जो है कहा जा सकता है। तो ये 4 गुण हमने यहाँ पे देख लिए। 9वां प्रश्न है शिक्षण में शिक्षकों के समक्ष आने वाली 4 समस्याएं बताइए। तो अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षण कर रहा है, तो उसके संबंध कौन कौन से चुनौतियाँ या कौन कौन से समस्याएं आती हैं वो पूछा गया है यहाँ पे। तो उत्तर में लिखिएगा कि शिक्षण में शिक्षकों के समक्ष आने वाली 4 समस्याएं इस प्रकार है। तो पहला क्या समस्या है कि व्यक्तिगत व सामूहिक शिक्षण विधि की समस्या, यानी अगर बच्चे अध्यापक को पढ़ाना है तो व्यक्तिगत रूप से किन शिक्षण विधियों का उपयोग करें कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, और या सामूहिक रूप से अगर बच्चे हैं तो सामूहिक शिक्षण के लिए किन शिक्षण विधियों का उपयोग करें जिससे बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक समस्या होती है अध्यापक समक्ष, जिससे कि अब एक शिक्षक को पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अगर क्लास में अध्यापक पढ़ा रहा है तो उसके समक्ष जो है टॉपिक पढ़ाते टाइम अचानक कहीं टॉपिक पे बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पर शिक्षक के लिए एक चुनौती हो जाती है, एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि अब वो किन शिक्षण विधि का उपयोग करके समझाए। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि
अध्यापक थक जाता है, बच्चे कहते हैं हमें नहीं समझ में आया, तो अध्यापक कहता है कैसे समझाऊँ कैसे समझाऊँ। तो वो एक चुनौती जो है उसके सामने दिखती है, एक समस्या उसके सामने देखती है कि शिक्षण विधियों की कौन सी जो है शिक्षण विधि उपयोग की जाए। इस तरह की समस्या अध्यापक के समक्ष आती है। दूसरा है सहसंबंध की समस्या, यानी आपसी जो संबंध है शिक्षक छात्र के मध्य, उसकी भी समस्या जो है अध्यापक के समक्ष आती है कि अच्छे से वो उतना कनेक्टेड नहीं फील कर पाता है बच्चों के साथ। तो उससे क्या होता है कि एक डिस्टेंस जो है डेवलप हो जाता है अध्यापक और छात्रों के मध्य, विद्यार्थियों के मध्य, जिससे कि विद्यार्थी भी कभी कभी खुल के अपने जो है डाउट्स नहीं क्लियर कर पाते अगर अध्यापक बहुत ज़्यादा रूड होता है या फिर स्ट्रिक्ट होता है। तो एक सहसंबंध की समस्या भी अध्यापक के समक्ष आती है कि उसे ये प्रिपेयर करना चाहिए कि हमें अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बॉन्ड बना के चलना पड़ेगा, ताकि बच्चा बेहिचक अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं पर भी वो हमसे आके पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, अपने डाउट क्लियर कर सकता है। तो ये भी एक समस्या जो है अध्यापक के समक्ष आती है। तीसरा है शिक्षण के माध्यम की समस्या, कि बच्चों को किस मीडियम का उपयोग करके समझाया जाए, किस माध्यम का उपयोग करके समझाया जाए। मतलब जो शिक्षा अधिगम सामग्री हम कह सकते हैं या मीडियम कह सकते हैं, या कोई विधि जैसे खेल विधि हो गई, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का यूज करना है, तो बच्चे को किन मीडियम का उपयोग करके जो है चीज़ों को समझाया जाए। ये भी अध्यापक के मध्य एक समस्या होती है पढ़ाते टाइम की वो शिक्षक के लिए कौन से माध्यम को चुने, ताकि जो भी वो समझाना चाहते हैं वो अच्छे से बच्चों तक पहुँचे। चौथा है कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्या। तो ये एक बहुत कॉमन समस्या आपको भी पता है कि अगर 50 बच्चों का ग्रुप है, 50 बच्चों के ग्रुप में जो है आपको 10 बच्चे ऐसे मिल ही जाते हैं या 5 बच्चे ऐसे मिल ही जाते हैं जो क्लास में शोर करते हैं, जिससे कि पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो अनुशासन की समस्या जो है शिक्षक के सामने शिक्षण के दौरान देखने को मिलती है, जिससे अध्यापक को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना पड़ेगा, वरना पूरी क्लास जो है डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ पे है व्यक्तिगत विभिन्नता की समस्या। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या, कॉमन समस्या कही जा सकती है, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग होता है। ये हम सभी को पता है कि कोई भी 2 बच्चे सेम नहीं हो सकते, सबकी मेंटेलिटी अलग होती है, बौद्धिक क्षमता अलग होती है, सोचने की क्षमता अलग होती है। तो अध्यापक के सामने ये चुनौती होती है कि हर बच्चे को, क्योंकि उसका काम है कि हर बच्चे को क्लास में समझाना है। आप केवल तेज बच्चों को लेकर क्लास में नहीं पढ़ा सकते, आपको कमज़ोर बच्चों को भी साथ में लेके चलना है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता की समस्या भी अध्यापक के समक्ष जो है आती है कि किन बच्चों के साथ हमें किस तरह से समझाना है, ताकि जो भी वो शिक्षा प्रदान करना चाहता है वो अच्छे से जो है बच्चे समझ पाएँ। तो ये हमारा 9वां प्रश्न था, जिसमें कि यहाँ पे 5 पॉइंट हमने बता दिए। आपको 4 समस्या पूछा है तो आप कोई भी 4 समस्या नोट कर सकते हैं। 10वां है शिक्षण को एक त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपने लघु में मैंने ये भी बताया था कि शिक्षण क्या है, एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया या त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें कि 3 चीज़ें आती हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इन तीनों से मिलकर हमारा ये हम कह सकते हैं कि शिक्षण चलता है, और ये एक त्रिमुखी प्रक्रिया होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षण एक त्रिमुखी गत्यात्मक अंतः क्रियात्मक, यानी 2 या 2 अधिक लोगों के मध्य, 2 मतलब एक तो विद्यार्थी, एक विद्यार्थी हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, या फिर विद्यार्थियों का समूह है। तो वही है कि 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य वह स्वोद्देश्य प्रक्रिया है, जिसके 3 प्रमुख ध्रुव हैं। यानी कि जो शिक्षण है उसको ये बताया गया है कि शिक्षण में 3 चीज़ें होती हैं, त्रिमुखी होता है, और हमेशा ये गत्यात्मक प्रक्रिया होता है, मतलब चलता रहता है, और अंतःक्रियात्मक होता है, मतलब आपस में ही तीनों जो है जुड़े होते हैं। और एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी ये होता है, मतलब एक उद्देश्य को ध्यान में रख के ही शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा का एक उद्देश्य होता है कि शिक्षण क्यों करना है, किस तरह करना है, तो वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी कह सकते हैं। और इसके 3 ध्रुव होते हैं। इन्हीं 3 ध्रुव जो है वो क्या क्या है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि क्या है, ये एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यहाँ नीचे लिखा गया है कि उपरोक्त तीनों ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। यानी इन तीनों के मध्य अगर जो संबंध स्थापित हम करते हैं, इसी को हम कहते हैं कि यही शिक्षण है। तीनों पक्षों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य शिक्षक अपने शिक्षण के माध्यम से करता है। यानी अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, और क्या पढ़ाता है, जो पाठ्यक्रम होता है। इसीलिए तीनों क्या है, कनेक्टेड है। शिक्षण में इन तीनों पक्षों का होना अति आवश्यक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, अति लघु के 10 प्रश्न हो गए हमारे कंप्लीट। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं। अब हमारा जो शिक्षण इस पहले चैप्टर यानी अध्याय 1 का जो हमारा लास्ट वीडियो होगा वो हमारा रहेगा बहुकल्पी प्रश्न। तो चलिए उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।